मैं पेरेंट्स हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा एनडीए में जाए, तो वो कैसे जाए? पेपर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आप पेपर की तैयारी करने से पहले एनडीए का सिलेबस क्या है, पेपर में पूछा क्या जाता है, ये देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ आएगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न क्वेश्चंस का फॉलो होता है। अगर आप नेचुरल होके जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे और किसी और की पर्सनालिटी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं, कॉपी नहीं करे किसी को, तो अपने आप आराम से हो जाता है। लेकिन के लिए आप बॉडी चेक हो गए, बस अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आप शांत मन से करें, आपका बीपी वगैरह से नॉर्मल जाएगा। फिर लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको जानिए, अपने पर वर्क कीजिए और दोबारा सुधार के साथ आइए। और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है सिलेक्शन, पर वो आपका जजमेंट नहीं, वो आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, इट्स जस्ट दैट उस वक्त आप अपनी क्वालिटीज नहीं दिखा पाए हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो वो एयरफोर्स में नहीं जा पाए थे, लेकिन बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बनके वो सारी फोर्सेस के अध्यक्ष बन गए। तो क्या पता आपका भी लक कितना अच्छा चला जाए। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे तगवान, संजय ढांडा की राम राम। फर्स्ट टाइम वुमेन की एंट्री एनडीए के अंदर हुई और फर्स्ट टाइम में हिस्ट्री क्रिएट की है सनन ने। सुंडाना गांव है रोहतक जिले में, हरियाणा के। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि महिलाओं की जो लिस्ट लगी उसके अंदर तो इनका पहला नंबर है और वैसे इनका 10 नंबर पे आई है। तो सनन बेटा, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको। थैंक यू सो मच सर। सनन, ये बताइए बेटा कि जैसे आपने ये एग्जाम क्रैक किया, रिटन एग्जाम किया, फिर एसएसबी किया, फिर मेडिकल फिट भी आपने हुए, और इसके बाद में जो लिस्ट लगी है महिलाओं में, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपका रैंक 1 है, वैसे ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया लेवल पे तो उसमें आपका 10 नंबर पे है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं पेरेंट्स हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा एनडीए में जाए, तो वो कैसे जाए? आपने कैसे प्रिपरेशन करी, वो कैसे जाए? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे हमसे नहीं होगा। अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जीईटी और एक मैथ्स। मैथ्स में अगर आपकी 11th-12th में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, बोर्ड लेवल की भी करी है, तो भी आराम से हो जाता है। जैसे मैंने कभी जेई के लिए भी कोचिंग नहीं ली थी, तो स्कूल लेवल की ही मैथ्स करी थी। पर उससे भी मैथ्स का पेपर मेरा अच्छा खासा चला गया था और 188 के अराउंड स्कोर बन रहा था मैथ्स में भी, तो विच इज अ गुड स्कोर। तो अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल का बहुत ही बेसिक चीज भी कर लेते हैं, आराम से पेपर क्लियर हो जाता है। पेपर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आप पेपर की तैयारी करने से पहले एनडीए का सिलेबस क्या है, पेपर में पूछा क्या जाता है, ये देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ आएगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न क्वेश्चंस का फॉलो होता है। उस पैटर्न को समझिए, पिछले ईयर्स के जो पेपर हैं उनको बहुत सारों को सॉल्व कीजिए। जैसे ही पेपर में 2.5 घंटे मिलते हैं, तो काफी बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो आप पहले से ही टारगेट लेके बैठिए कि जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो 2 ही घंटे में मेरा पूरा हो जाए, ताकि आपको आधा घंटा वहाँ पे रिविजन के लिए भी मिल जाएगा, जिसमें आपके जो प्रश्न आपने गलत करे हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, आप उनको भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी है एनडीए की? मैंने रिटन के लिए तो ऐसे ही प्रिपरेशन करी थी। हमारे पास 45 to 50 डेज थे, जिसमें मैंने पिछले साल के 10 सालों के पेपर यानी कि लगभग 20 पेपर सॉल्व करे थे। और उनको मैंने एज अ मॉक टेस्ट खुद ही सॉल्व करा घर पे ही जी, और उसको खुद ही चेक करा और उसको खुद ही एनालाइज करा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में हो रही है, कौन से टॉपिक में हो रही है, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है। क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं होता, आप सारी बुकें नहीं पढ़ सकते हैं, तो केवल वो चीजें पढ़िए जो पेपर में आती हैं और जो आपको नहीं आती हैं, ठीक बात, ताकि आपके उस चीज में सुधार हो और आपके नंबर बढ़े। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो आपने ये टेस्ट सीरीज लगाई, जो पहले के आपने पेपर डाउनलोड किए, उसका फायदा कितना मिला जब आप उसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ। क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पिछले साल से पेपर में आ गए थे। अच्छा। तो उनका मुझे देखते ही सोचना भी नहीं पड़ा, सीधा टिक कर दिया। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं, तो उनको देखते ही याद आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ था तब, तो अभी भी ऐसे कर देंगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक बात और, जैसे क्वेरी होती है कि पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में, मतलब ये भी कोई पंगा होता है क्या, हिंदी या इंग्लिश पढ़ा भी? पेपर हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, दोनों में होता है। हाँ, क्योंकि जो बच्चे है ना, जैसे गांव में जो बच्चे रहते हैं, वो ये मन में शंका रहती है कि भाई पेपर हिंदी में भी कर सकता है क्या बच्चा? मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई वो नहीं है, दोनों में आप इसको कर सकते मीडियम में होता है, पर एक अलग से उसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होता है, जिसमें इंग्लिश के सवाल होते हैं, तो इंग्लिश भाषा, वो तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। ठीक बात है, बिल्कुल।
अब मुझे ये बताएंगे कि जैसे सिलेबस का क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे हम बात करें, जैसे मैथ का आपने बता दिया अभी। बहुत ही बेसिक 12th लेवल तक की मैथ आती है, और उसके कितने अलावा नंबर का मैथ का? 300 नंबर का। 300 नंबर का। उसमें मेरिट में आना जरूरी है? उसमें अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो ये आपको एक एज दिलवा सकता है बाकी बच्चों को। ठीक बात है, क्योंकि मैथ हर किसी की स्ट्रांग नहीं होती है। हाँ ना, बिल्कुल सही बात, हमारी भी नहीं हुई कभी। तो इसके बाद और दूसरे सब्जेक्ट कौन कौन से बच्चे? इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। हाँ, एनसीईआरटी से। करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत वास्ट होता है, तो अगर पूरा पढ़ने बैठेंगे कभी पूरा नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता, सही बात है। तो मेरे मन में यही शंका थी कि मैं कैसे शुरू करूँ, तो फिर मैंने पिछले साल के पेपरों को ही उठाया इसके लिए, और देखा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने नोटिस करा कि एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ पर होती हैं, कब हुई, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा। और अलग अलग जो दिवस मनाए जाते हैं वो किस दिन मनाए जा रहे हैं, और उस दिन क्या स्लोगन दिया गया। जैसे मेरे पेपर में आया था कि योगा डे पे क्या स्लोगन दिया गया, 2020 के पेपर में था कि पीस कीपिंग डे पे क्या दिया गया, थीम। जी, थीम। अच्छा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फॉलो हो रहे हैं, उसी टाइप का कंटेंट फिर रीड करा। करंट अफेयर्स के लिए फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रीड करा, और डेज, उनकी थीम, ये सब लर्न करा। तो इसमें जैसे भी बच्चे जो तीनों स्ट्रीम के जा सकते हैं? इसमें अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सब जा सकते हैं। पर एयरफोर्स और नेवी में क्योंकि वहाँ पे बीटेक कोर्सेज करने होते हैं, तो आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम से होना जरूरी है। अच्छा, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और मुझे ये बताइए, जैसे एक ये मन में शंका ये भी रहती है कि जैसे इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है? जब आप 16.5 से लेकर 19.5 तक की एज होनी चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मेरी एज अभी 19.5 होगी जब मैं ज्वाइन करूँ। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा एज है तो आप नहीं कर पाते। जैसे मैं NDA 2022 का पेपर नहीं दे सकती थी बिकॉज आई वाज नॉट एलिजिबल एज पर द एज। जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तब 18.5 तक एज होनी चाहिए। मेरा हमेशा से यही मकसद रहा था कि आर्मी में जाना है, तो फिर सोचा था कि या तो यूपीएससी या फिर CDS FCAT के थ्रू इधर डिफेंस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज। तो पहले PCM करी, उसके बाद फिर इसकी बेटर प्रिपरेशन हो सके इसलिए BA में एडमिशन दिया था LSR में। आपका एग्जाम हुआ था नवंबर में, नवंबर 2021 में। तो उस टाइम पर, उसके पहले या उस टाइम का जो आसपास का जो टाइम था ना, वो लगभग कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था। तो ऐसे में आपने कैसे प्रिपरेशन करी, मुझे ये बताओ। कोरोना टाइम पीरियड बाकी लोगों के लिए जरूर दिक्कतें लाया था, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा था। उन्हें बहुत सारा टाइम मिला, उनका इधर उधर ट्रैवल में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो पूरा दिन आराम से पढ़ सकते। आपने ऐसा ही किया घर पे बैठ करके? जी, बिल्कुल बढ़िया। मतलब कितने घंटे कह सकते हैं, जैसे कोई घंटे काउंट करें, ये भी जरूरी होता है क्या? जैसे शेड्यूल बिल्कुल फिक्स बनाना, अभी मैंने इतने घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी ऐसे फिक्स शेड्यूल तो नहीं बनाया मैंने कभी, पर एक होता है कि दिनचर्या हो जाती है कि आप इस समय तैयार होकर बैठ जाते हैं पढ़ने, फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा दोबारा पढ़ने लग जाते हैं, तो आमतौर पे 10-12 घंटे हो जाते हैं। सनन ये बताएं कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा, आपका तो फर्स्ट रैंक है, तो फर्स्ट रैंक में आपने अब आगे के लिए क्या चूज किया है? मुझे आर्मी की इंटेलिजेंस कोर में जाने का शौक है, तो अगर अवसर मिलेगा तो बहुत शौक होगा। तो जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमें चूज करना होता है कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या नेवल अकेडमी किस में जाना। अच्छा, उसमें चूज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर अब आपका मूड बदल जाए तो? मूड तो हमेशा से आर्मी का था, ऐसे कैसे बदल जाएगा। सनन ये बताओ बेटा, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट आपको मिली घर पे, जो प्रेरणा आपको मिली, वो आपको कहाँ से मिली? वो मुझे पढ़ाई के मामले में मेरी बहन से मिली। बचपन से वो मुझे पढ़ाती आ रही थी, कभी भी दिक्कत होती थी तो मैं उससे पूछ लेती थी। अभी क्या कर रही है बहन? अभी वो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग कर रही है अपने फाइनल ईयर में। गुड। तब आर्मी में जाने के लिए मेरी मम्मी और सुमन मम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी। अच्छा। मेरे पापा, मेरे दादा, दीदी सब आर्मी में ही थे, तो आर्मी लाइफ देख के लगता था वाओ कितनी अच्छी लाइफ है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है इनकी। ये बताओ, आर्मी की ड्रेस कितनी टंग रही है? बहुत सारी टंगी हुई है। तो एक आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सनन बेटा ये बताओ, देखो रिटन एग्जाम आपने क्लियर किया तो उम्मीद तो काफी होगी, शुरुआत में हौसला बढ़ गया होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया और फर्स्ट टाइम में आपने क्लियर कर लिया अच्छे उससे। तो इसके बाद मुझे बताइए, जैसे SSB की बात करें, SSB बहुत टिपिकल सा समझा जाता है आमतौर पे, तो उसके बारे में आपने कैसे प्रिपरेशन करी और जो आम जो बच्चे हैं वो कैसे इसकी प्रिपरेशन?
पहले तो बहुत सुनने में आया था कि रिटन क्लियर हो जाता है पर एसएसबी में काफी दिक्कत आती है, तो शुरुआत में थोड़ा डर लगा। फिर डर उसी को लगता है जैसे जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए जानकारी मैंने प्राप्त करी। जैसे एनडी शुरू करने से पहले एनडी का सिलेबस पढ़ा और उसकी जानकारी ली, एसएसबी की तैयारी करने से पहले भी यहाँ पे क्या क्या होता है ये सब पता करा। जब पता करा तो लगा कि ये तो सिर्फ एक पर्सनालिटी टेस्ट है। अगर आप नेचुरल होके जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे और किसी और की पर्सनालिटी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं, कॉपी नहीं करे किसी को तो अपने आप आराम से हो जाता है। अच्छा, कितने दिन का ये रहता है एसएसबी का? जैसे ये 5 डे प्रोसेस होता है। फर्स्ट दिन स्क्रीनिंग, उसके बाद कॉन्फ्रेंस 5th डे पर डिस्कशन भी होते हैं। जी बहुत। मन में डर ना पालें और बिल्कुल भी नॉर्मल। हाँ, सब आप ही जैसे बच्चे आएंगे। ठीक बात है। ऐसा लगता है कि सब अच्छे हैं पर आपको चिंता करने की जरूरत है। माना कि 19 वैकेंसीज है, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे 19 वैकेंसीज है, काफी कम है, होगा भी या नहीं होगा। बिल्कुल। तो हाँ, पूरे देश में कितनी वैकेंसी बताई आपने? 19। और कैंडिडेट कितने थे भाई? जैसे 1,78,000 ने एग्जाम दिया था। मेडिकल के लिए आप रोज एक्सरसाइज करें, फिट रहें, अपनी बॉडी को शुरुआत से हेल्दी रखें। आपने कैसे किया? मेडिकल के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी चेक हो गई, बस अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आप शांत मन से करें, आपका बीपी वगैरह से नॉर्मल जाएगा फिर। ठीक बात है। शरण बेटा, आपके लिए तो ये पहला मौका था और पहले मौके में आपने बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त अचीवमेंट आपने ली। लेकिन जो बच्चे कई बार रह भी जाते हैं, जैसे भैया इस टाइम पे रही भी होंगी कुछ गर्ल्स, वो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको जानिए, अपने पर वर्क कीजिए और दोबारा सुधार के साथ आइए। और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है सिलेक्शन, पर वो आपका जजमेंट नहीं, वो आपको बुरा नहीं कह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट उस वक्त आप अपनी क्वालिटीज नहीं दिखा पाए हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो वो एयरफोर्स में नहीं जा पाए थे, लेकिन बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बनके वो सारी फोर्सेस के अध्यक्ष बन गए। तो क्या पता आपका भी लाइफ कितना अच्छा चला जाए। बिल्कुल। तो मेहनत करते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपने बात करी, तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप उनको आदर्श आइडल मानते हैं अपना। जी बिल्कुल, इसलिए आपको लगता है कि आपने उनके बारे में स्टडी की है और काफी कुछ उनके बारे में जानते भी हो। क्या मन में था? श्योर तो थे ही आप, पूरे श्योर थे ना? जी। ये उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट रैंक पे आऊंगी? मुझे ये उम्मीद तो थी कि शायद गर्ल्स में टॉप 10 में आ जाऊंगी, पर फर्स्ट का नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया, सैल्यूट भैया आपको। बहुत अच्छा। तो शरण बेटा, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन थैंक यू। आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, एक सैल्यूट तो आपको बनता ही है ना? गुड लक। और अब हम बात करेंगे सनन के फादर से, जो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। विजय सर आओ एक बार। मेरे साथ में बैठे हैं सनन की मम्मी गीता और सनन के फादर विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और आपने बताया भी 1-1.5 साल से आप रिटायर हुए हैं। तो सनन के बारे में बताएं, सनन शुरुआत से कैसी बच्ची थी, क्या उम्मीद थी, कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करवाई, वो बताएं। ये शुरुआत से तो ऐसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पे चल रही थी। बीच में आगे 6 क्लास के साथ इसकी बड़े वाली सिस्टर ने इसको मोटिवेट किया कि पढ़ाई अभी अगले 5-7 साल की पढ़ाई में अगर आपने गौर से कुछ किया तो आगे पूरी लाइफ टाइम रिलैक्स की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। ठीक बात है। अगर आप इसी दौरान नहीं नॉर्मली रही तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आज तक की पढ़ाई में कहीं तक भी चले जाए हमेशा संदेह का रहेगा कि सफलता कहाँ मिले नहीं मिले। बिल्कुल ठीक बात है। गीता जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी होनहार बेटियां मिली हैं, तो बताएं आप। मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार है और मैं बस मोटिवेट करती थी, दबाव कभी डाला नहीं कि तुम्हें ये भी बनना है और पढ़ने के लिए टाइम दिया। ठीक बात। तो मैंने जो इंटरव्यूज किए सनन से, मैंने एक्सपीरियंस लिया, आप जैसों से विचार जो लिए, उससे ये निकल के आया है कि पहली जो 12 साल है, यानी कि हम ये मान के चलें कि जो 9 से 12 तक का ये जो 4 साल है, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट साल होते हैं किसी भी पेरेंट्स को और किसी भी बच्चे को। इसी के ऊपर मेन अगर वो टारगेट और फोकस बना करके चलेगा तो मुझे लगता है कि कोई बाधा उसके बीच में नहीं है कि वो अपना जो टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर सकता है। विजय जी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में
हमारी जो बेटी सनन है, रोहतक की, हरियाणा का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया और पूरे देश भर में महिलाओं का जो एनडीए में पहला बैच था उसमें एक तरीके से इतिहास रचने का काम किया है। फर्स्ट रैंक, फर्स्ट टाइम और हिस्ट्री क्रिएट की है एनडीए के अंदर। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मैं भी सभी बहनों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने पर कॉन्फिडेंस रखें और आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेहनत कीजिए। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं चंडीगढ़ में, जीरकपुर में आपके पास आया, हिसार से चल करके मेरे को बेटी की कामयाबी का पता चला, फर्स्ट रैंक का पता चला। और मेरी एक इच्छा थी और रोहतक के लोगों से मेरा ना विशेष प्यार भी है भाई, पहली बात लगा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा भी मैं स्पेशली जाऊंगा। मैंने गुड़िया से बात करी और बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ में बैठी है सनन की छोटी बहन आसी। ये बहनें आपकी कैसी हैं? मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। मुझे इनको देखकर मुझे प्रेरणा आती है कि मैं भी बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगी। गुड लाइफ, वेरी गुड। कभी डांटती फटकारती नहीं? अच्छी बात है, बुरा नहीं लगता है ना? नहीं। बिल्कुल। पढ़ाती भी है। मुझे पढ़ाती भी है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू।